गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम विश्व की जो प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे, इसका पार्ट नंबर 4, और इसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के प्रश्नोत्तर की। अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों की आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप अपनी बुक्स लेकर के साथ में बैठें। अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, समझा दिए जाएंगे भी आपको किस प्रकार से करने हैं। और अभ्यास प्रश्न का मतलब एक उसका सीधा उत्तर नहीं, उस प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह से समझना है, जिससे आपको लगभग जो चैप्टर है वो भी पुनः रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए आगे हम चलते हैं इसी क्रम में। सबसे पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। पहला प्रश्न दिया गया है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। और इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें भील, इसका दूसरा ऑप्शन है बुशमैन, एक बुशमैन है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है एस्किमो है, और चौथा ऑप्शन है आपके पास गोंड जनजाति का। प्रश्न हमारा है कि टुंड्रा प्रदेशों में कौन सी जनजाति है वो निवास करती है। अब देखो, चैप्टर आपने शायद पढ़ लिया होगा, और इसमें आपको नॉर्मल रूप से ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी जनजातियां हमने जो पढ़ी हैं। 4 ही जनजातियां पढ़ी हैं, और इन चारों जनजातियों के निवास स्थान हमने देखे हैं। इन निवास स्थानों में सबसे पहले अगर हम बात करें भील की, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है। देखो भील कहाँ रहते हैं, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं। भीलों का निवास स्थान हमने पढ़ा था दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र क्या है, इन भीलों का निवास स्थान है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। भील भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और जो गौड़ हैं ये दोनों ही जनजाति, जिनको हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, भील और गौड़ दोनों ही जनजातियां कहाँ रहती हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, और दोनों को हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था। अब देखो भील जो है, इसमें हमने देखा था एक तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। भील ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी थी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि 2 नदियाँ थी, एक नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा व जो ताप्ती नदियाँ जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और दोनों ही नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इन दोनों नदियों के बीच की जो पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। इस नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा नदी। नर्मदा का दूसरा नाम क्या है, रेवा नदी भी है। इसका साथ साथ आप और भी थोड़ा डिटेल से देखते जाएंगे, जिससे आपको और भी चीज़ें याद रहें। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा जो नदी है, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो एक तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके अलावा जो भील जनजाति है ये अरावली पर्वत श्रेणी और एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी ये जो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हमारे राजस्थान में, तो अरावली पर्वत श्रेणी। और इस अरावली पर्वत श्रेणी में भी भील जनजाति है वो निवास करती है, जो गुजरात का जो पोरबंदर है, इसके खेड़ बर्मा से चालू होती है, और खेड़ बर्मा से लेकर के ये दिल्ली तक, हमारे झुंझुनू तक तो लगभग ये सतत है, और इसके बाद में ये कटी फटी है, और लगभग कहाँ तक फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है। तो राजस्थान में इसका ज़्यादा विस्तार है। इसके बाद में एक है विंध्याचल पर्वत, ये मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में भी कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति जो है वो निवास करती है। तो ये तो भीलों के क्या है, निवास स्थल हैं। इसके बाद में देखो बुशमैन, और इसे बुशमैन जनजाति के निवास स्थलों में हमने पढ़ा था। और इसके लिए भी देखो एक मुख्य प्रश्न हमने देखा था, बेचुआना लैंड।
बेचुआना लैंड। और ये बेचुआना जो लैंड है, बेचुआना लैंड जो है ये बुशमैन का प्रमुख निवास स्थल है। और ये बेचुआना लैंड जो है इसके अंदर पूरा का पूरा दक्षिण अफ्रीका है। और इसमें कालाहारी जो मरुस्थल है वो पूरा का पूरा किस में फैला हुआ है? बेचुआना लैंड में फैला हुआ है, जिसका अन्य नाम बोत्सवाना भी है। अन्य नाम क्या है? इस बेचुआना लैंड को ही क्या कहा जाता है? बोत्सवाना कहा जाता है। अक्षांशों के आधार पर हमने देखा था कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या फैला हुआ है? बेचुआना लैंड फैला हुआ है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति है बुशमैन जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति है। और ये जो इसके अंदर जो अपना वंश था इसमें कॉकेसाइड का, ये निग्रेटो, कौन सी का है? ये निग्रेटो की उपजाति है। ये तो अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है। इसके अलावा ये अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, अंगोला है, अंगोला में है, नामीबिया है। और इस नामीबिया के बारे में आपने देखा होगा, जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? नामीबिया में ही है। अफ्रीका का एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ है? नामीबिया में है। तो अंगोला में भी है, ये नामीबिया में भी है। इसके साथ साथ ये जिम्बाब्वे में फैली हुई है। इसी के साथ साथ ये अंगोला आ गया, नामीबिया आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, जाम्बिया है एक, ये कहाँ फैली हुई है? ये जाम्बिया फैली हुई है। लेकिन इसका जो मुख्य निवास स्थल है वो है बेचुआना लैंड। और इस बेचुआना लैंड को आपको ध्यान में भी रखना है कि बेचुआना जो लैंड है ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो भूभाग है, इस भूभाग को ही मतलब क्या कहा गया है? बेचुआना लैंड कहा गया है। और यहाँ जो पूरा मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। तो ये बुशमैन जनजाति के निवास स्थल हैं। इसी के साथ साथ हमने गौड़ जनजाति के निवास स्थल देखे थे। और गौड़ भी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गौड़ के निवास स्थलों के बारे में अगर आप देखोगे तो देखिए, इसमें गौड़ के निवास स्थल कौन कौन से थे? एक तो थी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये गौड़ के निवास स्थल हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी था, मैकाल पर्वत श्रेणी। बस्तर का पठार, बस्तर ये भी छत्तीसगढ़ में ही है और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। बस्तर पर्वत श्रेणी या बस्तर का पठार था। इसके साथ साथ ये गडजत की पहाड़ियाँ थी, गडजत की पहाड़ी, ये मतलब किसके निवास स्थल थे? गौड़ जनजाति के निवास स्थल थे। इसके अलावा एक सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, यानी 4 ऑप्शन आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें आपका छोटा प्रश्न भी बनेगा और पूरा का पूरा नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, ये मतलब सारे के सारे निवास स्थल किसके हैं? ये गौड़ के निवास स्थल हैं। और इसके बाद में देखिए एस्किमो, एक कौन सा बचा अपना? एस्किमो। एस्किमो का इसके बारे में देखो क्या क्या था। एस्किमो में हमने देखा था, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या था? कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला, बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला या कच्चा मांस खाने वाला, ये मतलब क्या होता है? एक एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके साथ एस्किमो का निवास स्थल हमने पढ़ा था कि एस्किमो का मुख्य रूप से निवास स्थल कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश है। और ये जो टुंड्रा प्रदेश है ये हमारे विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो क्षेत्र है यानी आर्कटिक प्रदेश वाला जो भाग है, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। इसको ध्यान में रखना है।
और इसी के साथ साथ हमने देखा था ये उत्तरी कनाडा, एस्किमो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। इसी के साथ ये अलास्का में पाया जाता है। और जो ग्रीनलैंड था, तटवर्ती ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड के तटों पर पाया जाता है, तटवर्ती ग्रीनलैंड, तटवर्ती ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ ये इसको आप कह सकते हैं उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, या इसको मतलब क्या कह सकते हो आप? आर्कटिक प्रदेश, क्योंकि आर्कटिक जो महासागर है इसके नज़दीक है ये। तो उत्तरी साइबेरिया है, उत्तरी कनाडा है, अलास्का है, तटवर्ती ग्रीनलैंड है ना, और टुंड्रा प्रदेश। यहाँ मतलब कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और हमारा प्रश्न भी क्या है कि टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो अपना उत्तर कौन सा होगा? एस्किमो। उत्तर कौन सा होगा आपका सही? राइट उत्तर होगा एस्किमो होगा। इसके अलावा आपको चारों के चारों ऑप्शन ही आपको समझने हैं। एस्किमो के निवास स्थल भी यहाँ आप देख लेंगे। बाकी आप अगर चाहें तो आप अपनी अलग जो कॉपी आप जिसमें होमवर्क कर रहे हैं, इसके अलावा रफ कॉपी वगैरह है, उसमें भी आप ये चीज़ें अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसमें आपके याद भी होते जाएंगे, क्योंकि आपको मुख्य जो मकसद है अपना वो याद करने से है। ज़्यादा अपना जो मूल उद्देश्य है प्रश्न उत्तर करने से नहीं, मूल उद्देश्य अपना किससे है? याद करने से। लेकिन याद कब होगा? जब आप अपने पेन से क्या करेंगे? इसकी लिखावट करेंगे। जब तक आप लिखावट नहीं करेंगे तब तक आप एक चीज़ को 20 बार पढ़ेंगे और लिखावट करेंगे तो आपको 2 बार में ही वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी और हमेशा के लिए क्या रहेंगी? स्थायी याद रहेंगी। तो भील जनजाति का निवास स्थान यहाँ देखना है, बुशमैन का देखना है, एस्किमो का देखना है और गोंड का देखना है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ क्लियर है। उत्तर इसका कौन सा होगा? टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजाति कौन सी आएगी? एस्किमो आएगी। ये आपका पहला प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में, अभी इसका उत्तर आपके सामने वैसे आ गया है, देखते ही आपको पता चल गया होगा। अभी हमने बात की थी कि भील और गोंड 2 जनजाति ऐसी हैं जो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहती हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला है इसमें भील। उत्तर तो आपका कौन सा आ गया? भील आ गया। और भील के बारे में अभी हमने चर्चा कर ली थी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। दूसरा आपका इसमें बी दे रखा है बुशमैन, और बुशमैन के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है कि बुशमैन का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? बेचुआनालैंड है। बुशमैन जो जनजाति है इसका मुख्य निवास स्थल है वो है बेचुआनालैंड। और ये बेचुआना जो लैंड है ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। और इसी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में कालाहारी मरुस्थल है। इसी को बेचुआनालैंड कहा जाता है। वर्तमान नाम इसका बोत्सवाना भी है। यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके अलावा भी अभी मैंने आपको बताया था अंगोला है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है। यहाँ मतलब बुशमैन जनजाति निवास करती है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पिग्मी। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? पिग्मी दिया गया है। और डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इस डी ऑप्शन में दिया गया है बद्दू। डी ऑप्शन में कौन सी जनजाति के बारे में दिया गया है? बद्दू जनजाति के बारे में दिया गया है। 2 ऑप्शन तो आपके क्लियर हो गए। उत्तर भी आपका क्लियर हो गया कि उत्तर कौन सा आएगा? ए आएगा, यानी भील जनजाति है। और इसी के साथ अगर गोंड होता तो गोंड भी आएगी। भील और गोंड दोनों ही कहाँ निवास करते हैं? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। बुशमैन की बात आ गई, ये मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र। और इसके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है बेचुआनालैंड जो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। देखो पिग्मी का नाम आपको शुरू में मैंने लिखाया था विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय। विषुवत रेखीय पिग्मी के बारे में आपको याद आया होगा। विषुवत रेखीय या इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखीय। विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जो जनजाति है उसमें कौन सी है? पिग्मी है। इसके अलावा हमने इसके अलावा और भी जनजातियां पढ़ी थी
कि यहाँ अन्य जनजातियाँ कौन सी रहती हैं, सकाई रहती हैं और सेमांग। सकाई है, सेमांग है, पिग्मी है, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इसी के साथ साथ जो कांगो प्रदेश है, यहाँ कांगो देश है, मैप में देखेंगे आप, इन सब चीज़ों को मैप में देखोगे तब याद होगा। तो जो कांगो प्रदेश है, इस कांगो प्रदेश की प्रमुख जनजाति है पिग्मी। पिग्मी का प्रमुख जो निवास स्थल है वो कौन सा है, कांगो प्रदेश है। और कांगो प्रदेश कहाँ मिलेगा आपको, जो आपका विश्व मैप है इसमें 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, और ये लगभग अफ्रीका के बीच में से गुजर रही है। वहाँ इस यहाँ आप मैप में देखेंगे कांगो प्रदेश, और उस कांगो प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन सी है, पिग्मी जनजाति है। और ये जो निग्रेटो वर्ग है उसी की उपजनजाति है, पिग्मी, बुशमैन है ना, शेमांग है, सकाई हैं, ये सारी उसी की हैं। और एक है बद्दू। बद्दू जनजाति है, ये अरब में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका और अरब, यहाँ भी मरुस्थलीय है पूरा का पूरा। उत्तरी अफ्रीका और जो अरब है, अरब आपको यहाँ जो अरब सागर है इसके पास में आपको मिलेगा, भूमध्य ये लाल सागर, इसके पास में अरब है, ईरान है, इराक है, ये सारे के सारे आपको यहीं मिलेंगे। और यहाँ भी सारा का सारा मरुस्थली है। तो उत्तरी अफ्रीका और कहाँ पाई जाती है, ये अरब में पाई जाने वाली क्या है, एक जनजाति है। और बद्दू जनजाति है, ये ज़्यादातर चलवासी पशुचारण का कार्य करती है। तो यहाँ अन्य इन 2 के बारे में, इन 3 के बारे में आपको यहाँ समझना है। बुशमैन का निवास स्थल आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। पिग्मी, पिग्मी का नाम लेते हैं आपको, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पिग्मी के बारे में हमने शुरू में क्या पढ़ा था, कि विषुवत रेखीय जनजाति या भूमध्य रेखीय जनजाति है वो कौन सी है, पिग्मी। सेमांग भी पढ़ा था, सकाई भी पढ़ा था। मुख्य रूप से पिग्मी कहाँ पाई जाती है, कांगो प्रदेश में पाई जाती है। और जो बद्दू जनजाति है ये उत्तरी अफ्रीका या अरब जो देश है, प्रदेश है, इसके अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति पाई जाती है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर तो आपका कौन सा होगा, भील होगा। बाकी अन्य ऑप्शनों को आपको समझना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है आपको कयाक निम्नलिखित में से क्या है, किसका ढूंढना है हमें। कयाक के बारे में पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वैसे आपको नाम लेते ही याद आ गया होगा कि कयाक क्या चीज़ है। फिर भी देखिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 ऑप्शन पर देखना है। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि कयाक क्या मछली है। कयाक क्या मछली है, तो ऐसी चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि मछली का जिक्र आया था केवल जब हमने एस्किमो की बात की थी, उस समय हमारे पास मछली का जिक्र आया था। और मछली का जिक्र क्या आया था, 3 प्रकार की मछली हमने पढ़ी थी। एक सील मछली हमने पढ़ी थी, एक वालरस मछली पढ़ी थी, और एक है वो व्हेल मछली पड़ी थी। 3 प्रकार की मछली जो है वो एस्किमो की विशेषताएं पढ़ते समय हमने 3 प्रकार की मछली देखी थी। सील मछली जो है ये एस्किमो के लिए, एक तो जो सील मछली की हड्डियां होती हैं, इन सील मछली की हड्डियों से तो एस्किमो क्या करता है, एक हथियार बनाता है, और उस हथियार का नाम क्या है, हार्पून नाम है। सील मछली की हड्डियों से क्या बनाता है, हथियार बनाता है, और उस हथियार का नाम क्या है, हार्पून है, जो एस्किमो का प्रमुख स्थान है, ये हथियार है। दूसरा इसके बारे में हमने देखा था कि सील मछली की जो खाल होती है, इससे क्या बनाई जाती है, एक नाव बनाई जाती है, और उसी नाव का नाम क्या है, कयाक है। और इस कयाक को खींचने वाले जो जीव हैं उनका नाम है या तो रेंडियर या कुत्ते, है ना, रेंडियर और कुत्ते। ये क्या करते हैं, इस कयाक जो नाव है इसको खींचते हैं। यहाँ हमने चर्चा की थी वालरस मछली की, जहाँ बात आती है तो हमने देखा था कि वालरस मछली की हड्डियों से, वालरस मछली की हड्डियों से जो एस्किमो है वो क्या बनाता है, चश्मा बनाता है। और चश्मा क्यों बनाता है, धूप से बचने के लिए और धूप की चमक से बचने के लिए बनाता है। यानी यहाँ ये बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। एस्किमो कहाँ रहता है, बर्फीले प्रदेशों में रहता है। बर्फीले प्रदेशों में सूर्य की किरणों का परावर्तन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो सूर्य की किरणें हैं इनका परावर्तन क्या होता है, ज़्यादा होता है। टकरा करके ये वापस आएंगी लगभग उसी दिशा के अंतर्गत है, तो इनका परावर्तन होगा। और सबसे ज़्यादा परावर्तन है वो बर्फ़ के द्वारा होता है। तो ये परावर्तन के द्वारा सूर्य की किरणें जब वापस एस्किमो की आँखों में पड़ती हैं
तो उस चमक से बचने के लिए, उस परावर्तन से, उस द्युति से बचने के लिए एस्किमो क्या करता है, वालरस जो मछली है इसकी हड्डियों से चश्मा बनाता है। और एक व्हेल मछली के अंदर हमने देखा था, एक तो छोटी नाव पढ़ा था हमने कयाक, और एक बड़ी नाव थी उमियाक। बड़ी नाव का नाम क्या था, उमियाक था। और इस उमियाक के द्वारा मतलब क्या करता है, एस्किमो व्हेल मछली का शिकार करता है। तो इतनी चीज़ें आपको पुनः रिवाइज हो जानी चाहिए कि मछली के बारे में तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ कयाक क्या नहीं है, मछली नहीं है। वैसे उत्तर आपका आ गया कि कयाक क्या है, नाव है। और किसकी नाव है, एस्किमो की। उमियाक भी क्या है, नाव है। और ये बड़ी नाव है जिसके द्वारा मतलब व्हेल मछली का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। चलो पहला ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद में आगे आ रहा है बी ऑप्शन, एस्किमो की नाव। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, एस्किमो की नाव। और ये देखते ही आपको तुरंत एस्किमो की नाव है। और अभी हमने देख ही लिया कि सील मछली की हड्डियों से तो एस्किमो क्या बनाता है, हार्पून बनाता है। सील मछली की खाल से एक नाव बनाता है, उसी नाव को क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद में एक सी और दे रखा है कि क्या बुशमैन का घर है, क्या बुशमैन का घर है, तो नहीं, बुशमैन का घर नहीं है। क्योंकि अगर आप बुशमैन के घर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया गया था, उस समय मैंने आपको क्या कहा था, बुशमैन का घर क्या होता है, बुशमैन के घर को वेर्फ या वर्फ कहते हैं। बुशमैन के घर को वेर्फ या वर्फ कहते हैं। और इस वर्फ में 8 से लेकर के 10 झोंपड़ियों का समूह होता है। वर्फ में क्या होता है, 8 से लेकर के 10, लगभग 8 से लेकर के 10 झोंपड़ियों का क्या होता है, समूह होता है। इसको मतलब क्या कहा जाता है, वर्फ कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या नहीं है, बुशमैन का घर भी नहीं है। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कि क्या भीलों का हथियार है, क्या है, भीलों का हथियार। डी देखिए। और अब यहाँ आप देखेंगे भीलों के हथियार के बारे में, भीलों का हथियार। और भीलों के हथियार के बारे में अगर आप देखेंगे तो भीलों के हथियार में हमने देखा था कि भीलों के पास अस्त्र शस्त्र पाए जाते हैं। हथियारों में था तलवार, क्या पढ़ा था हमने, तलवार पढ़ा था, खंजर पढ़ा था, है ना। इस प्रकार के हमने हथियार पढ़े थे। और इसी के साथ ये इनके तीर भी हैं या बाण, जिसको हम कह सकते हैं धनुष बाण। धनुष बाण भी हमने पढ़ा था, धनुष बाण भी है, खंजर है, तलवार हैं। ये किसके हथियार थे, भीलों के हथियार थे, यानी अस्त्र शस्त्र थे। क्या थे, अस्त्र शस्त्र थे। और यहाँ आपको अस्त्र और शस्त्र इन दोनों शब्दों से भी परिचित होना है। अस्त्र का मतलब क्या होता है, ऐसे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जो फेंक कर चलाए जाते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को तो क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है। और हाथ से चलाए जाने वाले, हाथ में पकड़ करके, हाथ में पकड़ करके जो चलाए जाते हैं, पकड़ कर जो हथियार चलाए जाते हैं, हाथ में पकड़ कर दूसरे का वध किया जाता है, वार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, शस्त्र कहा जाता है। धनुष बाण जो शब्द है, इस धनुष बाण शब्द में भी देखो 2 शब्द हैं। यहाँ जो बाण है ये तो है शस्त्र, क्योंकि ये जो बाण है वो तो है अस्त्र, क्योंकि ये तो फेंका जाता है, धनुष से दूर फेंक करके फिर इसका वार किया जाता है। और जो धनुष है ये क्या है, शस्त्र है, क्योंकि धनुष तो हाथ में रहता है, धनुष हाथ में रहता है। और बाण क्या होता है, धनुष से दूर जाता है। तो यहाँ धनुष क्या है, शस्त्र है, और बाण क्या है, अस्त्र है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से आपका सही उत्तर कौन सा होगा, एस्किमो की नाव होगी। बाकी इन चारों ऑप्शनों के ऊपर ही आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। जैसे मछली के बारे में अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार की मछली हैं, सील, वालरस और व्हेल मछली है। एस्किमो से संबंधित हैं तीनों ही। सील के बारे में अगर आप इसका थोड़ा जिक्र करने लग जाएंगे आगे तो ये आप देखेंगे कि सील की जो हड्डियां होती हैं, हार्पून बनाता है, एस्किमो का प्रमुख हथियार है। सील मछली की खाल से एक नाव बनाता है और उस नाव को हम क्या कहते हैं, कयाक नाव कहते हैं। और इस नाव को खींचते कौन है, रेंडियर और कुत्ते खींचते हैं। यहाँ भी आपको 2 शब्द याद आए होंगे, एक केरीबाऊ और एक केरीबो। एक तो क्या होता है, शब्द कौन सा था बताया था मैंने आपको, केरीबो शब्द बताया था। एक तो कौन सा शब्द बताया था, केरीबो शब्द बताया था। और एक बताया था मैंने केरीबाऊ। केरीबाऊ का मतलब तो है रेंडियर कुत्ते। ये जो रेंडियर है इसको मतलब क्या कहा जाता है, केरीबाऊ। और जो 12 सींगा है, इस 12 सींगा को मतलब क्या कहा जाता है, केरीबो कहा
जाता है। तो ये सारी चर्चाएं हैं, उत्तर आपका होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, एस्किमो का अर्थ क्या होता है। ये चौथा प्रश्न है, एस्किमो का अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो का अर्थ वैसे आपको सीधा सा पता है कि वन में रहने वाला आदमी, ये तो नहीं है ना। वन में रहने वाला आदमी, ये शब्द हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, वन में रहने वाला आदमी। और इसके बारे में देखो हमने पढ़ा था जब भील जनजाति हम पढ़ रहे थे, और भील जनजाति की उत्पत्ति के विषय में हम मत पढ़ रहे थे कि भील जनजाति की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। अलग अलग भूगोलवेताओं ने भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग मत दिए थे। कोई कहता है भील जनजाति की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से बता रहा था, संस्कृत भाषा के बीलू शब्द से उनका अर्थ अलग अलग बता रहा था, है ना। महाभारत काल जो था उसके अंदर उसकी अलग उत्पत्ति बता रहे थे, एकलव्य से बता रहे थे। और इसी प्रकार से वन में रहने वाला शब्द कर्नल जेम्स टोड, किसने कहा था ये, कर्नल जेम्स टोड ने देखो क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड है। और इस कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि भील क्या है, भील वन में रहने वाले एक आदमी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था कि भील क्या है, भील वन में रहने वाले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने किनकी सहायता की थी, महाराणा प्रताप की। किसकी सहायता की थी, महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और किनके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। जब महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो इन वन में रहने वाले आदमियों ने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। उसी को मतलब क्या कहा जाता है, भील जनजाति कहा जाता है, जो साहसी और निडर होते हैं। ये बात किसने कही थी, कर्नल जेम्स टोड ने। कच्चा मांस खाने वाला आदमी, ये भी आएगा कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला आदमी है, नग्न रहने वाला आदमी है। ये अन्य जो जनजातियाँ होती हैं, पिग्मी, सकाई, सेमांग, ये नग्न पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट देखो, अगला आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये छठवां क्वेश्चन है, पांचवा ही है। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग में लेती है। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन और आभूषण के लिए, अंडे किसके हैं, शुतुरमुर्ग के। वैसे आपको तुरंत पता चल गया, शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। और इन शुतुरमुर्ग के अंडों के बर्तन और आभूषण के रूप में, शुतुरमुर्ग के अंडों को बर्तन और आभूषण के रूप में कौन सी जनजाति है वो काम में लेती है। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखो पहला है एस्किमो, है ना। तो एस्किमो के तो न तो कोई आभूषण है और न ही इसके कोई ज़्यादातर बर्तन है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाला है, मांस का सेवन करने वाला है और आखेट करता है और खाता है। तो इसके बारे में तो न ही तो हमने कोई ज़्यादा बर्तनों के बारे में जिक्र किया है और न ही हमने इसके आभूषणों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। नंबर 2 देखो, बुशमैन। नंबर बी में कौन सा आ रहा है, बुशमैन आ रहा है। और बुशमैन के बारे में हमने पढ़ा था। बुशमैन का नाम आते ही देखो, बुशमैन का भोजन भी आपको याद होगा, दीमक है, चींटी हैं, दीमक है, चींटी हैं। इनके जो अंडे हैं ये बुशमैन का प्रिय भोजन है। इनके अंडे बुशमैन का क्या है, प्रिय भोजन है। और इसी के साथ साथ जो बुशमैन है, ये शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे, इन शुतुरमुर्ग के अंडों को किसके रूप में काम में लेता है, बर्तन और आभूषणों के रूप में काम में लेता है। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा आपका, उत्तर तो आपका आ गया बुशमैन। सी और देखो यहाँ पिग्मी। पिग्मी में हमने नहीं देखा था कोई, क्योंकि पिग्मी केवल ये भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश में कांगो बेसिन में पाई जाने वाली निग्रिटो की उपजनजाति है। तो पिग्मी भी आपका नहीं आएगा। और इसके बाद में एक दे रखा है भील। कौन सा दे रखा है, भील दे रखा है। भील जो जनजाति है, इस भील जनजाति के
हमने बर्तन देखे थे, तो भील जनजाति के बर्तनों में हमने देखा था कि मिट्टी के बर्तन है ना, इस प्रकार के शब्द आपने पढ़े होंगे, मिट्टी के बर्तन। भील जनजाति के पास कौन से होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। और एक इनके पास क्या पाई जाती है? मक्का पीसने की चक्की पाई जाती है, क्योंकि भील जनजाति जहाँ रहती है पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ मक्का सबसे ज़्यादा होती है, तो ये मक्का पीसने की चक्की पाई जाती है। और इनके घर में एक बांस से बना हुआ पालना है, बांस का पालना है, वो ज़रूर पाया जाता है। ये इनका एक क्या है? शगुन है। तो ये भीलों के बर्तन हैं, है ना। आभूषणों के रूप में ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम के इनके वस्त्र है, वो ये आभूषण हैं, उनको काम में लेते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या आएगा कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, इन शुतुरमुर्ग के अंडों को कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति है, वो बर्तन और आभूषणों के रूप में काम में लेती है। और याद कर लेंगे कि बुशमैन जनजाति है, इसका प्रिय भोजन क्या है? दीमक और चींटियों के जो अंडे हैं, ये बुशमैन जनजाति के प्रिय भोजन। आगे देखो, इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में अगला आपका छठवां प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? बुशमैन जनजाति का जो संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है? अब देखो, इसमें आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक निग्रेटो दे रखा है, एक मंगोलाइड्स है, काकेसस है, और एक ऑस्ट्रेलाइड्स है। ए में तो कौन सा दे रखा है? निग्रेटो। एक बार देखो, इनको सबको समझ लो आप। निग्रेटो, या इसको निग्रोइड भी कहते हैं, निग्रेटो या निग्रोइड भी कहा जाता है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मंगोलाइड्स। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? मंगोलाइड्स दे रखा है, या इसको मंगोलिया भी कहा जाता है। मंगोलाइड्स, या इसको क्या कहा जाता है? मंगोलिया। मंगोलाइड्स, या इसको हम मंगोलिया भी कहते हैं। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है काकेसस या काकेसाइड। काकेसस, काकेसस, या इसको हम क्या कहते हैं? काकेसाइड। काकेसस या काकेसाइड। और एक डी ऑप्शन में दे रखा है ऑस्ट्रेलाइड्स। डी ऑप्शन में आपको कौन सी प्रजाति दे रखी है? ऑस्ट्रेलाइड्स। ऑस्ट्रेलाइड्स प्रजाति दे रखी है। ये 4 प्रजातियां दे रखी हैं। अब देखो, इन चारों प्रजातियों के बारे में आपको समझना है। यहाँ विश्व में पाई जाने वाली त्वचा के रंग के आधार पर ये 3 ही प्रजाति हैं, त्वचा के रंग के आधार पर। और किसने बांटा था? कुवियर ने। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, कुवियर। कुवियर नामक एक भूगोलवेता थे, और इस कुवियर नामक भूगोलवेता ने विश्व की सभी प्रजातियों को किसके आधार पर? त्वचा के रंग के आधार पर। त्वचा के रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में। और वो 3 वर्ग कौन से हैं? एक है निग्रेटो, या इसको निग्रोइड भी कहोगे, मंगोलाइड्स या मंगोलिया, काकेसस या काकेसाइड्स। अब देखो, त्वचा का रंग कैसा था? एक ये इनका रंग भी देख लो, और इसका क्षेत्र भी देख लो, और इसकी उपजाति, त्वचा का रंग। और ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में इन जातियों की है उत्पत्ति हुई है, और इनकी उपजाति कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो निग्रेटो है या निग्रोइड, इसकी त्वचा का रंग जो होता है वो काला होता है। इसको काली प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है निग्रेटो या निग्रोइड जो प्रजाति है। ये प्रजातियां हैं, क्या है ये? मुख्य रूप से प्रजाति हैं। तो जो निग्रेटो या निग्रोइड जो प्रजाति है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और इसकी उपजाति है बुशमैन और पिग्मी। अभी जो हमने बात की थी, बुशमैन है, पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, ये सारी इसकी क्या है? उपजातियां हैं। तो ये तो है निग्रेटो या निग्रोइड। इसके बाद में मंगोलाइड्स या जो मंगोलिया है, मंगोलाइड्स या जो मंगोलिया है,
और इसकी त्वचा का रंग कैसा होगा? पीला। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ध्यान रखेंगे, मंगोलिया या मंगोलाइड्स की त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और ये मुख्य रूप से यूरोप की हैं। वैसे यूरेशिया का मतलब है ये यूरोप में भी पाई जाती हैं और एशिया में भी पाई जाती हैं। यूरेशिया में जो मंगोलाइड्स है, मंगोलिया है, इसका है यूरेशिया, यानी जो अभी एस्किमो पढ़ा था वो मंगोल प्रजाति का ही उपजाति है, तो यूरेशिया। कनाडा में भी पाई जाती है ये, बाकी मुख्य रूप से यूरेशिया में है। और एस्किमो मंगोलियम इसकी क्या है? उपजाति है, या एस्किमो मंगोलिया भी कहते हैं या इसको एस्किमो भी कहते हैं। काकेसस या कॉकेसाइड है, ये इसकी त्वचा का रंग होता है बिल्कुल सफ़ेद। और ऐसे आदमी आपको कहाँ मिलेंगे? यूरोप में मिलेंगी। तो काकेसस या कॉकेसाइड जो प्रजाति है, ये इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है यूरोप। और इसकी जो उपजाति है, काकेसस की उपजाति है, वो है नार्डिक और अल्पाइन। ये अलग से लिख लो, या तो लिखो तो ये याद रखना। इसकी है अल्पाइन और नार्डिक, ये इनकी क्या है? उपजाति हैं। तो ये तो 3 हैं प्रजाति जिनको कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर बांटा था। एक ऑस्ट्रेलाइड्स है, तो ऑस्ट्रेलाइड्स में जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया और ओसेनिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व, मैप में आप अच्छी तरह से समझ आएंगे कि दक्षिण कहाँ है और दक्षिण पूर्व कहाँ है। विश्व मैप की बात कर रहे हैं, उसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण एशिया जिसमें हमारा भारत आ गया, श्रीलंका है, इधर है इंडोनेशिया ये आ गई। और दक्षिण पूर्व जिसमें ये द्वीप समूह आ गए सारे के सारे, ये भी क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। और एक है ओसेनिया महाद्वीप का नाम आपको मैंने बताया था कक्षा 11 में, ओशेनिया, या इसका दूसरा नाम क्या है ओशेनिया महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलिया। ओशेनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, यहाँ के लोगों को किसने? थॉमसन हेक्सले ने, एक भूगोलवेता था थॉमसन हेक्सले ने यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजाति के रूप में या ऑस्ट्रेलॉइड्स लोगों के रूप में उसको संदर्भित किया था। थॉमसन हेक्सले ने, किसने किया था? थॉमसन हेक्सले ने किया था। अब देखो 4 ऑप्शन हो गए आपके। पहला प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न ये था कि बुशमैन जनजाति का संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है? बुशमैन जनजाति का संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है? तो वो तो आपको यहाँ उत्तर आपको मिल जाएगा कि बुशमैन है वो उपजाति है। कौन सी प्रजाति की? निग्रेटो की। कौन सी प्रजाति की? निग्रेटो या निग्रोइड। इसके अलावा आपको देखना है कि प्रजातियां हैं, यानी पूरे विश्व में त्वचा के रंग के आधार पर या तो त्वचा का रंग होगा काला या होगा पीला या होगा सफेद। तो पूरे विश्व में त्वचा के रंग के आधार पर किसने? कुवियर नामक भूगोलवेता ने पूरे विश्व की प्रजातियों को त्वचा के रंग के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। निग्रेटो, मंगोलाइड्स, काकेसस या कॉकेसाइड्स। और निग्रेटो की त्वचा का रंग क्या है? काला, या इसको काली प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। काला या काली प्रजाति, इसको पीली प्रजाति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। और इनको श्वेत प्रजाति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी त्वचा का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। क्षेत्र देखो कहाँ है? निग्रेटो है वो अफ्रीका में, मंगोलाइड्स या मंगोलिया है ये यूरेशिया में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। काकेसस या कॉकेसाइड है वो यूरोप में पाए जाते हैं। और इनकी उपजाति का भी आपको ध्यान में रखना है। निग्रेटो की उपजाति है बुशमैन और पिग्मी। और ये जो है आपकी मंगोलाइड्स या मंगोलिया है, इसकी है एस्किमो मंगोलियम। और जो काकेसस या कॉकेसाइड है, इसकी एल्पाइन या नार्डिक, इनकी क्या है? उपजाति हैं। ऑस्ट्रेलाइड्स जो शब्द है प्रजातियों के लिए, ऑस्ट्रेलाइड्स शब्द का उपयोग किसने किया था? थॉमसन हेक्सले ने किया था। ऑस्ट्रेलाइड्स शब्द का उपयोग किया था थॉमसन हेक्सले ने। किसके लिए किया था? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लोगों के लिए थॉमसन हेक्सले ने ऑस्ट्रेलाइड्स शब्द का प्रयोग किया था।
आगे देखो, अगला आपका प्रश्न है कि गोल गोधेड़ो प्रथा है वो किस जनजाति में पाई जाती है। ये विवाह की प्रथा है। गोल गोधेड़ो जो प्रथा है ये किसकी प्रथा है? विवाह की प्रथा है। हमें उत्तर ढूंढना है किसके हिसाब से? गोल गोधेड़ो के हिसाब से। गोल गोधेड़ो जो प्रथा है वो कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ए देखो, गोल गोधेड़ो नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि वैसे गोल गोधेड़ो जो प्रथा है वो भीलों में पाई जाती है, लेकिन फिर भी देखो ए में ऑप्शन आपको दे रखा है गोड। ए में कौन सा दे रखा है? गोड ऑप्शन दे रखा है। और इन गोडों में विवाह की जो प्रथा है वो 4 प्रकार के विवाह हमने गोडों में पढ़े थे। पहला एक विवाह हमने पढ़ा था सेवा विवाह। कौन सा विवाह होता है? सेवा विवाह होता है। और गोडों में एक होता है हरण विवाह है। 4 प्रकार के विवाह है गोडों में हमने पढ़े थे। एक हरण विवाह होता है और एक इसमें विवाह होता है विधवा विवाह है। यह कौन सा विवाह होगा? विधवा विवाह होता है। और सेवा विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है और एक और था वो था आपका विनिमय विवाह है। 4 प्रकार के विनिमय विवाह है। तो ये 4 प्रकार की विवाह प्रथा किस में पाई जाती हैं? गोडों में पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन देखो आप, दूसरा ऑप्शन आपको दिखाया गया है यहाँ भील। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिखाया गया है? भील दिखाया गया है। यहाँ ऑप्शन को पूरा खोलने का तात्पर्य है कि उससे संबंधित आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो सके। यहाँ भील है और भील शब्द में आते ही भीलों की जो विवाह रीति थी, इस भीलों में 2 प्रकार के विवाह हमने पढ़े थे। एक तो इसमें पढ़े थे हमने दापा विवाह या दापा प्रथा। एक तो कौन सा पढ़ा था? दापा विवाह या दापा प्रथा। और एक पढ़ी थी हमने भीलों के अंदर विवाह है कि गोल गोधेड़ो प्रथा। गोल गोधेड़ो प्रथा। तो भीलों में 2 प्रकार की विवाह प्रथा पाई जाती है। एक तो होती है दापा प्रथा और एक कौन सी होती है? गोल गोधेड़ो प्रथा होती है। दापा प्रथा में तो क्या होता है कि इसके अंदर जो वर का पिता होता है यानी दूल्हे का यानी लड़के का जो पिता होता है, इस वर के पिता को जो लड़की है यानी वधू, लड़की का मतलब क्या है? जो वधू है, इस वधू का क्या चुकाना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। किसको? वर के पिता को लड़की या वधू के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है और उसी मूल्य को मतलब क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। इसमें जो प्रस्ताव आता है वो वर के पिता की ओर से आता है। इस दापा प्रथा में विवाह का प्रस्ताव लेकर के कौन आएगा? वर का पिता है वो लड़की वालों के पास अपने क्या करते हैं? लड़के वालों के पास जाते हैं। तो इसके अंदर उल्टा है। दापा प्रथा में प्रस्ताव लेकर के कौन आएगा? विवाह का प्रस्ताव लेकर के कौन आएगा? वर का पिता यानी लड़के वाला है वो लड़की वाले के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएगा। और जो लड़के का पिता है वो लड़की के पिता को उस लड़की का इन कन्या का क्या करेगा? मूल्य अदा करेगा। जो वो मांगेगा उसी को मतलब क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। गोल गोधेड़ो प्रथा में हमने क्या देखा था कि इसके अंदर जो भील पुरुष होता है, ये भील पुरुष साहस दिखाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए किसी भील लड़की को क्या कर ले जाता है? भगा ले जाता है। इनका एक निश्चित दायरा होता है। तो उस भील लड़की को अगर वो भगा ले जाता है और वो किसी की पकड़ में नहीं आता है साहस दिखाते हुए, तो वह भील पुरुष क्या होता है? उस लड़की से विवाह करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भीलों में 2 प्रकार के विवाह हमने पढ़े थे। एक दापा विवाह पढ़ा था और एक हमने गोल गोधेड़ो प्रथा या गोल गोधेड़ो विवाह पढ़ा था। तो ये कौन सा है? गोल गोधेड़ो। तो ये किस में पाया जाता है? भीलों में पाया जाता है। सेमांग और सकाई इनमें आपके सिलेबस में भी नहीं है और इसमें विवाह प्रथा भी आपके नहीं दे रखी है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा भील। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि कोदू व कुटकी, कोदू और कुटकी हैं वो किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं? 2 शब्द दे रखे हैं, एक कोदू व कुटकी।
कोदू व कुटकी हैं वो कौन सी जनजाति के क्या हैं, खाद्यान्न हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है गोड, पहला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, गोड दे रखा है। और इसी में हमने पढ़ा था, देखो कुछ याद आया होगा, पीछे हमने पढ़ा था गोड में क्या पढ़ा था कि यहाँ गोडों का जो मोटा अनाज होता है, गोडों के पास जो खाने का मतलब खाद्यान्न, खाने का मतलब क्या हो गया, खाद्यान्न हो गया। तो इनका जो खाद्यान्न होता था यानी मोटा अनाज जो होता है, मोटा अनाज ये खाते हैं खाद्यान्न, उसको मतलब क्या कहा जाता है, कोदू व कुटकी। गोडों के पास खाने का जो खाद्यान्न है या मोटा अनाज है उसी को मतलब क्या कहा जाता है, कोदू व कुटकी कहा जाता है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है भील, बी में क्या दे रखा है, भील दे रखा है। भीलों का देखो प्रमुख भोजन क्या है, ये बाजरे की एक तो राबड़ी का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसी के साथ साथ भीलों का प्रमुख भोजन है मक्का, इनका प्रिय भोजन है। सबसे ज़्यादा किसका भोजन करते हैं, ये मक्का का। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है पिग्मी, है ना, तीसरा कौन सा दे रखा है आपको, पिग्मी। तो पिग्मी है, सकाई हैं, सेमांग हैं, ये विश्वतरेखीय हैं, ये जानवरों को और इनको मार करके खाने का काम करते हैं। इसके बाद में एक है आपका बुशमैन, बुशमैन के बारे में देखना, सी जो पिग्मी है, पिग्मी का नहीं है ये, कोदू और कुटकी का उत्तर तो आ गया। पिग्मी क्या करते हैं, शिकार करते हैं जानवरों का और खाते हैं, है ना, सेमांग भी काम करते हैं। एक डी देखो ऑप्शन है बुशमैन है, बुशमैन के बारे में अभी आपने पढ़ लिया। बुशमैन क्या होते हैं, इनके देखो सर्वभक्षी होते हैं, बुशमैन के बारे में हमने देखा था, सर्वभक्षी होते हैं, पेटू होते हैं। ये शब्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेटू होते हैं। पेटू का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला। पेटू कौन होता है, यानी बहुत खा खा करके क्या कर ले, पेट को फुला ले, वो पेटू होता है। सर्वभक्षी होते हैं, पेटू होते हैं। इनका भोजन क्या देखा था, दीमक है, चींटी है, उनके अंडे, है ना, ये क्या करते हैं, उनको ज़्यादातर खाने के काम में लेते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए गॉड है वो आपका यहाँ उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो 9वां प्रश्न आपको बताया गया, गौड़ों से शासित साम्राज्य नहीं है। गौड़ों से शासित साम्राज्य नहीं बताया। देखो पहले प्राचीन समय के अंदर ये साम्राज्य थे, इसको आप लिख भी लेंगे अपनी कॉपी में, साम्राज्य नहीं लिखा है आपको, मतलब राज्य तो लिखा दी। तो गौड़ों से शासित साम्राज्य नहीं है, इसके अंदर आप लिख भी लेंगे अलग से कि गौड़ों से शासित साम्राज्य, यानी मध्य भारत में गौड़ों से शासित 4 साम्राज्य थे। एक था गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। 4 साम्राज्य थे, गढ़ मांडला, इनको लिख भी लेंगे। गौड़ों से शासित मध्य भारत के 4 साम्राज्य हैं। प्राचीन समय में इनको साम्राज्य कहते थे, उन साम्राज्यों का नाम है ये कि गौड़ों से शासित है। प्राचीन भारत में 4 साम्राज्य हैं, एक तो है गढ़ मांडला है और देवगढ़ है, चांदा है और एक है खेड़ला। गढ़ मांडला और एक है देवगढ़, एक है चांदा और एक कौन सा है, खेड़ला है। ये इसको आप लिख भी लेंगे, कहाँ लिखेंगे, गौड़ों के निवास क्षेत्र में एक लाइन लिख लेंगे कि गौड़ों से शासित मध्य भारत के साम्राज्य, गौड़ों से शासित मध्य भारत के साम्राज्य। और ये 4 आपके हैं, गढ़मांडला है, देवगढ़ है और चांदा है और एक खेड़ला है। आपका ऑप्शन देखो इसमें देवगढ़ दे रखा है, मांडला भी दे रखा है, चांदा भी दे रखा है और चौथा ऑप्शन दे रखा है राजगढ़। तो राजगढ़ नहीं है, कौन सा साम्राज्य है, खेड़ला साम्राज्य है। तो यहाँ इसमें प्रश्न है कि गौड़ों से शासित साम्राज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसके बाद में देखो दीपा और पेंडा कृषि है वो निम्न में से किस जनजाति के द्वारा की जाती है, दीपा और जो पेंडा कृषि। अब देखो आप दीपा और पेंडा के बारे में देखेंगे कि दीपा और पेंडा जो कृषि है, वैसे आप इसको समझ गए होंगे कि दीपा और पेंडा जो है वो कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। देखो आपके यहाँ भारत के भूगोल की 2 जनजातियाँ, भारत की 2 जनजातियाँ हैं, एक तो भील है और एक गौड़ है। और दोनों ही जनजातियाँ हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें रहती हैं। और जो पर्वत श्रेणियों में जो कृषि की जाती है वो मतलब अपनी ये स्थायी कृषि है, इस प्रकार की कृषि तो होती नहीं है, वाणिज्य कृषि या स्थायी कृषि
हैं, या ट्रक कृषि, या जो आगे हम पढ़ेंगे इस प्रकार की कृषि नहीं होती है, वो स्थानांतरित कृषि होती है। यानी वहाँ ये लोग जो कृषि करते हैं वो 2-4 साल एक जगह कृषि करते हैं, फिर उस भूमि को पड़त छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर पेड़ पौधों को और इनको जला करके उनकी जो राख वगैरह होती है उसको खाद के काम में ले लेते हैं, और बाकी 2-3 साल बाद में 2-3 साल उसमें फसल करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, पड़त छोड़ देते हैं। तो उनको झूमिंग कृषियाँ कहते हैं। स्थानांतरित जो कृषि है इसी का अन्य नाम है झूमिंग कृषि। और इन झूमिंग कृषि को भी फिर अलग अलग स्थानों पर, स्थानांतरित का मतलब है कि स्थान धनांतरित, यानी स्थान बदल बदल करके जो कृषि की जाती है वो स्थानांतरित है। झूमिंग में भी है, वो घूम घूम करके कृषि की जाती है। तो इनके फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो दीपा और पोंडा या पेडा, दीपा और पोंडा जो कृषि है ये भी झूमिंग कृषि का ही एक रूप है, और ये हमने पढ़ा था कि गौड़ जनजाति करती है। फिर भी आप देखो इसमें पहला देखो ऑप्शन आपको दिया गया है भील। अब आप देखो भीलों की खेती क्या है। भील और गौड़ दोनों ही मध्य भारत की जनजातियां हैं, और दोनों ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, और दोनों ही मतलब क्या करती हैं, झूमिंग कृषि करती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो भील झूमिंग कृषि करता है, भील जनजाति जो झूमिंग कृषि करती है, इसका झूमिंग कृषि के नाम है चीमाता और दजिया। भील जनजाति के द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उस झूमिंग कृषि को मतलब क्या कहा जाता है, चीमाता और दजिया कहा जाता है। फिर इसको आप समझेंगे कि चीमाता और दजिया क्या है, कि जो मैदानी भागों में जो नीचे पर्वतों के पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे जो कम ढाल वाले यानी सपाट जो भूमि होती है, इन मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है वो तो होती है दजिया। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के जो ढाल होते हैं, इन ढालों पर जो भीलों के द्वारा कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, चीमाता। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन कौन सी हैं। तो भील कौन सी कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, और भीलों के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को चीमाता और दजिया कहते हैं। चीमाता कहाँ, पर्वतीय ढालों पर जो कृषि की जाती है उसको हम चीमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। नंबर 2 पर देखो, ये बी ऑप्शन दे रखा है संथाल। बी ऑप्शन कौन सा दे रखा है, संथाल दे रखा है। संथाल जो प्रजाति हैं, ये संथाल जो है ये भी मतलब क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। बाकी आपके सिलेबस में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तीसरा देखो, सी जो ऑप्शन दिया गया है ये गौड़ है। सी ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा है, गौड़ है। गौड़ जो जनजाति है ये भी स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करती है। स्थानांतरित भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, भारत में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को ही भारत में किसके नाम से जाना जाता है, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम हैं। स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हो, इसको कर्तन दहन कृषि भी कह सकते हो, इसको श्लेष बर्न कृषि भी कह सकते हो। तो ये स्थानांतरित जो कृषि है उसके अन्य नाम है। तो गौड़ भी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग, और फिर इस झूमिंग को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, अलग अलग जनजातियों के द्वारा जो झूमिंग की जाती है कृषि उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब 2 प्रकार की झूमिंग है, ये 2 प्रकार की करते हैं। एक तो करते हैं दीपा, एक तो कहाँ करते हैं, कौन सी करते हैं, दीपा करते हैं, और एक कौन सी करते हैं, ये पोंडा कृषि करते हैं। तो दीपा जो कृषि होती है, इस दीपा कृषि में तो क्या करते हैं, यानी कोई भी जो खेत होता है या स्थान होता है उसमें 2-3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक मतलब क्या करते हैं, पहले एक खेती करते हैं, 2 से 3 वर्ष तक खेती करते हैं। इसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, पड़त छोड़ दिया जाता है। पड़त छोड़ने का मतलब उसमें कोई खेती नहीं की जाती है। और फिर वहाँ क्या करेंगे, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको काटेंगे, उनको काट करके क्या की जाती है, उनकी जो राख है उससे खाद तैयार किया जाता है, और फिर वहाँ क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इसको तो मतलब कौन सी कृषि कहते हैं, दीपा कृषि कहते हैं। और दीपा में भी एक और ध्यान रखना है, यहाँ कोई यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये तो जनजाति करती हैं, और जनजाति ज़्यादातर मतलब जो हमारी वर्तमान जो समाज है, इस वर्तमान समाज से
परे हैं, वर्तमान समाज के संपर्क में नहीं हैं। तो ये ज़्यादातर फावड़ा वगैरह है, इस ऐसे प्रकार के हथियारों का जो औजार हैं उसका उपयोग करती हैं, फावड़े का, कुदाले का, खुरपी का, इनसे मतलब क्या करते हैं, ये ज़मीन को कुरेदते हैं या खोदते हैं। फावड़ा है, खुरपी है, इससे ज़मीन को खोदते हैं और ये बीजों को हमेशा क्या करते हैं, छिटक करके बोते हैं। बीजों को छिटक करके बोया जाता है। छिटकने का मतलब क्या है, बीजों को छिटक करके बोने का मतलब क्या है, इस प्रकार से बिखेर करके, इस प्रकार से जो हम बीजों को बिखेर करके बोते हैं, जैसे रजका वगैरह रे अपन करते हैं तो बीजों को बखेर करके हम बोते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, बीजों को इस प्रकार से छिटक करके फिर फावड़ा वगैरह या अन्य जो इनके औजार हैं उनसे उस जमीन को क्या कर देते हैं, कुरेद देते हैं। तो ये तो दीपाकर्षी की प्रमुख विशेषता है। अलग से भी आपको याद करना है कि दीपाकर्षी क्या होती है या कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। तो दीपाकर्षी जो होती है वो गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है और झूमिंग कर्षी का ही क्या है, एक रूप है। कैसे करोगे, जो गौड़ जनजाति है, ये जो खेती है दीपाकर्षी है, उस खेत को 2-3 वर्ष तक तो उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर उसको पड़क छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पेड़ पौधों को और इनको काट करके वहाँ खाद तैयार करते हैं, उर्वरक तैयार करते हैं और विशेषता है फावड़ा है ना, कुदाली है, इनकी सहायता से उस जमीन को खोदते हैं, कुरेदते हैं और बीजों को छिटक करके बोते हैं। इसके बाद में एक पोंडाकर्षी है और ये जो पोंडाकर्षी जो है ये मध्य प्रदेश के बस्तर के पहाड़ी ढालों पर, देखो बस्तर का पठार, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही है। तो बस्तर का जो पठार है, इसे बस्तर के पठार के पहाड़ी ढालों पर, बस्तर के पठार के पहाड़ी ढालों पर क्या की जाती है, पोंडाकर्षी की जाती है। जो पर्वत हैं, इन पर्वतों का जो ढाल है, इन पहाड़ी ढालों पर इस प्रकार से सीढ़ीनुमा कर्षी करते हैं। ढाल के अनुसार इस प्रकार से क्या करते हैं, ये सीढ़ीनुमा कर्षी करते हैं। और इसके अंदर भी 2 विशेषता है कि सीढ़ीनुमा कर्षी करने से यहाँ मतलब मिट्टी में उर्वरक आर्द्रता बनी रहे, इसके लिए मतलब यहाँ जो ढाल होता है उसमें क्या कर देते हैं, ये लकड़ी के लट्ठे गाड़ देते हैं। और ये लकड़ी के लट्ठे इस प्रकार से लकड़ी और लकड़ी के क्या गाड़ दिए जाते हैं, लट्ठे गाड़ दिए जाते हैं। ये लकड़ी के लट्ठे 2 काम करते हैं। एक तो लकड़ी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। जब इसमें सिंचाई करते हैं तो लकड़ी गीली हो जाती है, तो आसपास की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखती है, मिट्टी को सूखने नहीं देती है। और दूसरा जो ढाल होता है, उस ढाल पर से पानी जब नीचे आता है तो मिट्टी का क्या नहीं होने देती है, कटाव नहीं होने देती है। तो ये किसकी विशेषता है, पोंडाकर्षी की। दोनों कर्षियों की आपको विशेषता याद रखनी है। चिमाता, दजिया, दीपा और पोंडा, 4 प्रकार की कर्षियाँ आपको यहाँ बता दी गई हैं। चिमाता और दजिया जो कर्षी की जाती है वो भील जनजाति के द्वारा की जाती है और दीपा और पोंडा जो कर्षी की जाती है वो गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है। और इन कर्षियों की आपको अलग से विशेषता भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यह आपके जो बहुचयनात्मक प्रश्न है ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में 11वां प्रश्न है आपका, सलेज क्या है। और सलेज के बारे में आपको पता है कि बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, पहिए विहीन गाड़ी, एस्किमो की बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी को ही मतलब क्या कहा जाता है, सलेज कहा जाता है। 12वां आपका प्रश्न है, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताओ। तो एस्किमो के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, एल्यूट भाषा है। कौन सी भाषा आई थी, एल्यूट। एस्किमो के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, एल्यूट भाषा है। 13वां प्रश्न है, बेचुआना लैंड कहाँ स्थित है। अभी सारे ऑप्शनों में सारे प्रश्न आपके आ गए हैं। बेचुआना लैंड का मतलब हमने पढ़ा था 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। फिर देखो एक शब्द आता है क्रॉस। क्रॉस क्या है, तो देखो क्रॉस, और क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था कि बुशमैन स्त्रियों का लंबा जो वस्त्र होता है, किसका वस्त्र है ये, बुशमैन स्त्रियों का वस्त्र है। क्रॉस क्या है, कौन सी स्त्रियों का, बुशमैन स्त्रियों का, बुशमैन
स्त्रियों का वस्त्र है। और इसकी और विशेषता क्या होती है कि ये बुशमैन जो स्त्रियां होती हैं इसी में एक तो अपने बच्चों को लपेट करके रखती हैं, बच्चों को लपेट कर रखती हैं, और इसी के साथ साथ इसी क्रोश के अंदर क्या रखती हैं, अन्य इनके द्वारा जो भी इकट्ठी की गई या जो संग्रहित वस्तुएं होती हैं, इन संग्रहित वस्तुओं को भी किसके अंदर लपेट करके रखती हैं, ये क्रोश में लपेट करके रखती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्रोश क्या है, बुशमैन स्त्रियों का एक वस्त्र है, और इस वस्त्र के अंदर बुशमैन स्त्रियां अपने बच्चों को और संग्रहित की गई वस्तुओं को क्या करती हैं, लपेट करके रखती हैं। ये क्रोश के बारे में होगा। सबरी का संबंध है वो किस जनजाति से है, तो रामायण काल में जब हमने भीलों की उत्पत्ति पढ़ी थी उस समय आपको बताया था कि सबरी रामायण काल में भीलों की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, सबरी से मानी गई है। कि राम को जो झूठे बेर खिलाने वाली थी वो कौन थी, सबरी थी। फिर है भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, अभी आ गया था, चिमाता और दजिया, दो शब्द हमने पढ़े थे। और भील जो हैं, भीलों के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि है वो दो प्रकार की होती है, एक चिमाता होती है और एक दजिया होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाती है उसको चिमाता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो की जाती है उसको दजिया कहते हैं। एक शब्द आप, ये प्रश्न है आपका, गौड़ जनजाति में पुजारी को कौन से नाम से जाना जाता है, तो गौड़ जनजाति में पुजारी को या उसका जो पुरोहित होता है उसको देवारी के नाम से जाना जाता है। गौड़ जनजाति में जो पुजारी होता है, गांव का पुजारी होता है या गांव का जो पुरोहित होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, देबारी के नाम से जाना जाता है। ये आपको इसमें देखना है। इसके बाद में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है कि एस्किमो के निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, अभी आ गया, पीछे हमने चर्चा कर ली। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश को भी आपको ध्यान में रखना है कि 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो क्षेत्र है वो सारा टुंड्रा प्रदेश में आएगा। तटवर्ती ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, अलास्का है ना, और जो आर्कटिक प्रदेश है उत्तरी साइबेरिया है, यहाँ मतलब कौन पाया जाता है, एस्किमो पाया जाता है। बुशमैन जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं आपको बतानी हैं। बुशमैन जनजाति, इसकी सामाजिक, इनका समाज कैसा होता है और इनकी संस्कृति है वो किस प्रकार से होती है। नॉर्मल बातें हैं, देखो बुशमैन लगभग 18 से 20 लोगों के समूह में रहता है। बुशमैन हमेशा क्या करता है, 18 से 20 लोगों के समूह में रहता है, वहाँ देखोगे आप नोट्स में लिखा रखा पूरा। और इसी के साथ साथ मैंने बताया था बुशमैन जो है ये कच्ची झोपड़ी वगैरह है, इन झोपड़ियों का बना हुआ इनका घर होता है। और एक जो घर है वो 8 से लेकर के 10 झोपड़ियाँ होती हैं, समूह में 8 से लेकर के 10 झोपड़ियाँ ये बनाता है, और इसको वर्फ या वेर्फ कहते हैं। बुशमैन का जो घर होता है इसको वर्फ या वेर्फ कहा जाता है। और इसके बारे में और पढ़ा था, समाज और संस्कृति में ये भूत प्रेतों में विश्वास करता है, यानी जनजाति हैं वो ज़्यादातर भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। भूत प्रेतों में क्या करता है, विश्वास करता है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि बुशमैन है वो 2 प्रकार के भगवान मानता है। कितने प्रकार के भगवान मानता है, 2 प्रकार के भगवान मानता है। एक तो मानता है पूर्व में रहने वाला, और एक भगवान मानता है ये पश्चिम में रहने वाला। 2 प्रकार के क्या मानता है, बुशमैन है वो भगवान मानता है, एक पूर्व में रहने वाला और एक पश्चिम में रहने वाला। और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि बुशमैन जनजाति के अंदर एक तो झाड़ फूंक करने वाला जो आदमी होता है, झाड़ फूंक करने वाला या बीमारियों का इलाज करने वाला, झाड़ फूंक करके बीमारियों का इलाज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, ओझा कहा जाता है। तो ये बुशमैन की लगभग क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। एक और ध्यान रखना कि बुशमैन के द्वारा, यानी जो चट्टान होती हैं, इन मरुस्थलों में जो चट्टान निकलती हैं उन चट्टानों पर, बुशमैन के द्वारा चट्टानों पर जो की गई पेंटिंग है, चट्टानों के ऊपर जो ये चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो की गई पेंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, बुशमैन जनजाति का समाज और संस्कृति है। देख लेंगे इसको आप पूरा अच्छी तरह से, फिर भी रिवीजन हो गया है। अगला प्रश्न देखो क्या है, भीलों के आवास का वर्णन कीजिए। किसके आवास का, भीलों के आवास का वर्णन कीजिए। भीलों में देखो क्या होता है कि भील जो हैं
ये अपना आवास, अपना जो खेत का टुकड़ा होता है, खेत के टुकड़े के ऊपर, टुकड़े के ऊंचे टीले पर बनाते हैं। कोई ऊंचा टीला होगा जहाँ खेत के अंदर ऊंचाई पर जो जमीन होगी वहाँ ले जा करके क्या बनाते हैं, अपना आवास बनाते हैं। और इनकी दीवार के बारे में हमने पढ़ा था कि भीलों के आवास की दीवार क्या होती है, मिट्टी और पत्थर की। भीलों के जो घर होते हैं इनकी जो दीवार होती है, भीलों के मकान की या घर की जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, मिट्टी पत्थर की बनी होती है। छत है वो किसकी बनी होती है, खपरेल की। छत किसकी डालते हैं, ये बांस की जो खपरेल होती है उस खपरेल की क्या डालते हैं, ये छतें डालते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप पर टिप्पणी करनी है। तो गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, गौड़ जनजाति मुख्य रूप से भोजन संग्रहण का काम भी करती है, आखेट का काम भी करती है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि गौड़ों के अलग अलग वर्ग थे। एक है इसमें धीवर वर्ग था, कुरेख वर्ग था, 3 वर्ग हमने देखे थे, कुरुख, केवट और धीवर, 3 वर्ग थे। एक तो कुरुख वर्ग था, एक कुरेट वर्ग था और एक धीवर वर्ग था। इस वर्ग के जो गौड़ होते हैं, इस वर्ग के गौड़ क्या करते हैं, मछली कर्म करते हैं। मछली कर्म दे रखा आपके शब्द, यानी मछली पालने का काम करते हैं। और एक रावत वर्ग के जो गौड़ होते हैं ये पशु चारण का और दूध बेचने का काम करते हैं। आपको यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि गौड़ों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, या कि गौड़ों के कोई 4 वर्गों का नाम बताइए। तो उसमें आपको कुरुख है, कुरेट है, धीवर है ना, रावत है। रावत वर्ग के जो गौड़ हैं ये क्या काम करते हैं, पशु चारण का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ मतलब किसका काम करते हैं, ये दूध बेचने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा अभी हमने इसकी गौड़ों की कृषि हमने पढ़ ली कि मध्य प्रदेश का जो बस्तर का पठार है उसके पहाड़ी जो ढाल हैं, बस्तर के ढाल हैं, इन पर ये जो झूमिंग कृषि करते हैं गौड़, जिसको दीपा और पोंडा के नाम से जाना जाता है। दीपा पोंडा की हमने पूरी विशेषताएं भी पढ़ ली हैं। ये 21 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर 22वां क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति पर एक भौगोलिक लेख लिखना है। कि एस्किमो जनजाति का भौगोलिक लेख का मतलब है कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, एस्किमो जनजाति का आवास कैसा होता है, आवास कैसा बनाता है, उसका समाज और संस्कृति कैसी होती है, भोजन कैसे करता है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती हैं, पूरा आ जाएगा उसमें। तो आपके पीछे वाला आ गया, इसको छोड़ देना बोले। निबंधात्मक को कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में छोटे प्रश्न आपके आ गए हैं। ये भील जनजाति का भी आ गया है। हाँ, 24 और 25 नंबर का प्रश्न आपको जरूर करना है। ये अंकिक प्रश्न आपके हैं। 24वां प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में एस्किमो और बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाना है। विश्व का मानचित्र है जो आपका है, लेना है आपको खाकी मानचित्र है, और उसके अंदर बुशमैन का और एस्किमो का दोनों के निवास क्षेत्र आपको दर्शाने हैं। और ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में ढूंढना है, नामीबिया ढूंढना है, जिम्बाब्वे ढूंढना है, कालाहारी मरुस्थल प्राकृतिक मैप में जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा पूरा का पूरा बेचवाना लैंड, कालाहारी मरुस्थल 18 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलेगा। उसको ढूंढेंगे और उसको आप भरेंगे। भरने के लिए ऐसे है, एक ही मैप में आप दोनों दर्शाएंगे, एस्किमो का निवास, एस्किमो का भी दर्शाएंगे और बुशमैन का भी दर्शाएंगे। तो आप उसके साइड में क्या कर लेंगे कि एस्किमो को तो जैसे मान लो किसके द्वारा, ऐसे माइनस के चिन्हों के द्वारा, या एक आप करना ज्योमितीय दूसरा ले लेना। एस्किमो का था इस प्रकार से छोटे वर्गाकार कोई भी ज्योमितीय चिन्ह ले लेंगे ऐसे। जहाँ एस्किमो रहता है ना वहाँ तो इस प्रकार के संकेत बना देंगे, और जहाँ बुशमैन रहता है वहाँ इस प्रकार के क्या बना देंगे, संकेत बना देंगे। रहते कहाँ हैं, जहाँ नोट्स आपको मैंने लिखाए थे वहाँ निवास स्थान लिखाए थे, उन्हीं निवास स्थानों को आपको किस में ढूंढना है, अपने स्कूल एटलस में ढूंढना है। स्कूल एटलस से किस में भरना है, आपको मैप में भरना है। और प्रत्येक बच्चे के पास आपके स्कूल एटलस है, वो कक्षा 11 में हमने दिलवा दिए थे, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। नहीं है तो आप खरीद लेंगे। नेक्स्ट देखो अगला है, भारत के मानचित्र में भील और गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र, ये तो विश्व के मानचित्र में भरना है, और उसको आपको किस में भरना है, भारत के मानचित्र में भरना है। जहां भील रहते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उसमें आया था। और गौड़ों का झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात, ये इसमें छत्तीसगढ़ है। यहाँ गौड़ों का निवास स्थान आया था, तो वहां आपको क्या करना है,
उसमें भी ऐसे अलग अलग संकेत लगा करके कि ये गौड़ है और ये क्या है, भील है, वो भारत के मैप में भरना है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 2 है वो प्रश्नोत्तर के साथ पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। थैंक यू।